यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। नमस्ते फ्रेंड, मैं एस्ट्रोलॉजर रेखा जैन अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो रेखा में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मेष राशि के जातकों का वार्षिक राशिफल साल 2023 के बारे में। अब देखिए, साल 2023 में मेष राशि के जातकों को ग्रह गोचर कौन सी शुभता क्या आपको आशीर्वाद देने वाले हैं, इस बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। आपकी सेहत कैसी रहेगी, बच्चों के साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे, इसके अलावा आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, इसके बारे में भी हम विस्तार से बात करेंगे। साथ ही साथ हम उन बिंदुओं पे भी बात करेंगे कि कहाँ आपको सावधानी बरतनी है, किस जगह आपको नेगेटिविटी मिल सकती है। तो कुल मिलाकर हम दोनों ही बिंदुओं पर आपसे आज बात करेंगे। साथ ही साथ मैं कुछ उपाय भी वीडियो के साथ साथ बताती चलूँगी, जिनको करने से जो आपको शुभ फल प्राप्त होने हैं वो कई गुना अधिक प्राप्त होंगे। इसके अलावा यदि कुछ अशुभता है, कहीं सावधानी रखनी है, तो उसका आपको कई गुना कम आपको प्राप्त होगा। इसलिए आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। अब हम सबसे पहले बात करेंगे ग्रह गोचरीय स्थिति की। अब देखिए, यहाँ पर मैंने ब्लैक बोर्ड पर 1 जनवरी मॉर्निंग की एक पत्रिका मेष राशि की बनाई हुई है। अब देखिए, आपके लगन में राहु और चंद्रमा का गोचर रहेगा, 7th हाउस में केतु का, 9th हाउस में सूर्य का गोचर, 10th हाउस में शनि और शुक्र का, और आपके 11th हाउस में गुरु का गोचर रहेगा। अब देखिए, मेष राशि के जातकों के लिए ये एक परिवर्तन का साल होने वाला है। उसका कारण ये है कि इस वर्ष साल 2023 में जो 4 बड़े ग्रह हैं, शनि, गुरु, राहु और केतु, उनके गोचर में परिवर्तन होगा। तो गोचर के परिवर्तन के कारण जो मेष राशि के जातकों हैं उनकी स्थितियों में भी परिवर्तन आएगा। हालांकि छोटे ग्रहों का जो गोचर है वो भी चेंज होगा। जैसे सूर्य हर माह अपनी राशि परिवर्तन कर लेता है, चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर लेता है। इसके अलावा मंगल, बुध, शुक्र, इन सब का छोटा गोचर कहलाता है। तो इसके बारे में भी हम वीडियो लगातार बनाते रहेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाले समय में जितने भी वीडियो आएंगे वो आपको समय पे मिल सके। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं परिवर्तन की। अब जो यहाँ पर शनि हैं वो साल के 17 जनवरी वर्ष के आरंभ में अपनी राशि परिवर्तन करके आपके 11th हाउस में आ जाएंगे। मतलब जो शनि का गोचर है वो आपके 17 जनवरी को आपके 11th हाउस में गोचर कर जाएगा। अब देखिए, ये गोचर परिवर्तन से क्या होगा। 11th हाउस लाभ का भाव होता है और आपकी इच्छा पूर्ति का, आपके डिजायर का भाव होता है। अब जब यहाँ पर शनिदेव आएंगे तो आपके लिए लाभ, आपके धन को बढ़ाने वाले होंगे। आपकी लंबी समय से यदि कोई इच्छा थी, कोई डिजायर थी, तो यहाँ पर शनिदेव उसको पूरा करेंगे और उसको पूरा करने के लिए आपको आशीर्वाद देंगे। अब ये जो आपके 11th हाउस में जो शनि की स्थिति बन रही है फ्रेंड, ये 30 वर्ष में बन रही है। 30 वर्ष पश्चात शनि आपके 11th हाउस में आए। अब मेष राशि के जातकों को ये पता होगा कि पिछले कुछ समय से वो अपने कामकाज को लेकर काफ़ी परेशान रहे हैं। मतलब उनका जो कार्य व्यवसाय कुछ बंधा बंधा सा महसूस कर रहे थे। अगर उनके दुकान पे कुछ ग्राहकों की संख्या कम हो गई होगी, काम व्यवसाय में की चमक थोड़ी फीकी पड़ गई होगी। लेकिन जैसे ही 17 जनवरी को ये शनि का गोचर चेंज होगा फ्रेंड्स, आपके काम काज में अचानक से एक नई चमक आएगी, एक ग्रोथ आएगी। अब आपके दुकान में ग्राहकों की संख्या बढ़ जाएगी, काम काज में एकदम चमक आ जाएगी। अब यदि आप अपने कार्य व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कुछ नया जोड़कर कुछ बढ़ाने की सोच रहे थे, तो उसके लिए ये सबसे उत्तम समय है। इस समय यदि आप अपने कार्य व्यवसाय में कुछ चेंज करके, कुछ उसमें जोड़ के, कोई नई तकनीक लाके अगर उसको आगे बढ़ाना चाह रहे थे जिससे उसमें थोड़ी चमक आए, तो इस समय उसको करिए, आपको 100% सफलता मिलेगी। अब देखिए फ्रेंड, ये तो बात करी हमने शनि की शुभता की। अब शनि की हम दृष्टियों की बात करते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि शनि की 3 दृष्टियाँ होती हैं, 3री, 7वीं और 10वीं दृष्टि। और शनि की दृष्टियों को वक्र दृष्टि माना जाता है। अब देखिए कि जब आपके 11th हाउस में आएंगे तो उसकी 3री दृष्टि सीधे आपके लगन पे पड़ेगी। अब लगन पे पड़ने के कारण क्या होगा, ये आपको सेहत संबंधी समस्याएं देंगे। जैसे कि आपके हड्डियों का रोग दे सकते हैं, किसी प्रकार बदन दर्द का, कोई गैस का, कोई आपके जोड़ों का, घुटनों का, इस प्रकार की आपको समस्या दे सकते हैं। अब देखिए, राहु देव आपके लगन में पहले विराजमान है। हालांकि 22 अप्रैल के बाद जब गुरु का गोचर आपके लगन में होगा,
जब गुरु इसकी स्थितियों को संभालने का प्रयास करेगा, मतलब काफ़ी हद तक आपको सेहत से जुड़ी समस्याओं से आपको निजात दिलाएगा गुरु, लेकिन फिर भी यहाँ पर शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि से आपको सेहत संबंधी कुछ न कुछ समस्याएं अवश्य देंगे। अब देखिए, जब शनि की 7वीं दृष्टि आपके पंचम हाउस पे पड़ेगी, तो पंचम हाउस क्या है? संतान का भाव है, आपके प्रेम का भाव है, आपकी बुद्धि का भाव है, आपकी पढ़ाई लिखाई का भाव है। तो यहाँ पर ये समस्याएं देंगे। अगर आप संतान कंसीव करने के लिए कोई जोड़ा सोच रहा है तो उसमें उसको प्रॉब्लम आएगी। इसके अलावा जो स्टूडेंट वर्ग है वो पढ़ाई लिखाई में उसको समस्या आएगी, उनका मन भटकेगा, रिजल्ट में उनकी आशा से कम नंबर मिल सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई आपका प्रेम प्रसंग चल रहा है तो उसमें आपको धोखा मिल सकता है। संतान आपके कहने सुनने से बाहर हो सकती है। इसके अलावा संतान से आपकी कुछ अनबन हो सकती है। तो यहाँ पर शनि देव आपको कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट देंगे। अब बात करते हैं हम शनि की 10वीं दृष्टि। अब आपके यहाँ से शनि की 10वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पे पड़ेगी। अब वो आपके लिए शुभ रहेगी, क्योंकि शनि अष्टम भाव के कारक होते हैं। तो देखिए, ये यहाँ पर आपको आयुवर्धक बनेंगे या कहीं से अचानक से आपको धन प्राप्त करवाएंगे। तो यहाँ पर हमने शनि की नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही विषय पे बात करी। अब देखिए, उपाय के तौर पे हम बात करें तो आपको उपाय क्या करना है। अब देखिए, जैसे आपकी सेहत संबंधी समस्याएं शनि देगा, तो यहाँ पे आपको अपने लगन को मजबूत करना है। अब मेष राशि के जातकों के लिए लगन का स्वामी बनता है मंगल, इसलिए आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने का नियम बना लीजिए। इसके अलावा मंगलवार को हनुमान मंदिर में जाकर कुछ बूंदी इत्यादि का, बेसन की मिठाई का प्रसाद बांटिए। उसमें कहीं ना कहीं आपको जो सेहत की जो समस्या आने वाली है उसमें आपको अवश्य रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा पंचम भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य, इसलिए यदि आप नियमित रूप से सूर्य को जल प्रदान करेंगे, तो उगते हुए सूर्य को जल देंगे, तो उससे आपको जो पंचम भाव के जो संतान पक्ष में, प्रेम में, पढ़ाई में जो आपको नेगेटिविटी, अशुभता मिलने वाली है उसमें आपको कमी हो जाएगी। अब ये तो बात हुई फ्रेंड्स शनि के गोचर की। अब हम बात करते हैं दूसरे परिवर्तन के बारे में। दूसरा परिवर्तन होगा आपके लिए 22 अप्रैल 2023 को देवगुरु बृहस्पति आपके 12th हाउस से निकलकर आपके लगन में आ जाएंगे। अब देखिए, मेष राशि के जातक कुछ पिछले समय से अपने खर्चों को लेकर बहुत परेशान रहे, लेकिन फ्रेंड्स ये ध्यान देने योग्य बात है, आप स्वयं देखिए कि वो खर्चे आपकी ज़रूरतों पे हुए, मतलब कि पारिवारिक कार्यों पे, कोई धार्मिक सामाजिक कार्यों पे आपने करें, मतलब किसी बच्चे का विवाह इत्यादि हो या फिर घर में कोई ज़रूरी पाठ पूजा इत्यादि करवानी हो। इस प्रकार के आपके जो आवश्यक पारिवारिक और धार्मिक कार्य पे, उन पे आपके बहुत ज़्यादा खर्च हुआ। लेकिन जैसे ही गुरु का गोचर आपके लगन में आएगा तो ये आपके लिए शुभता देने वाला होगा। जिन खर्चों से आपके परेशान थे उनमें कमी होगी। इसके साथ साथ आपको सेहत संबंधी समस्याओं से भी कुछ कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जहाँ होते हैं और जहाँ से देखते हैं वो शुभता ही प्रदान करते हैं। इसलिए काफ़ी हद तक आपकी जो सेहत संबंधी समस्याएं जो हो रही हैं उन पे आप पे कंट्रोल करेंगे देवगुरु बृहस्पति। अब देखिए, चूंकि राहु देव लगन में हैं, तो अक्टूबर के बाद जब राहु का गोचर चेंज हो जाएगा तब आपके लिए और भी अधिक सोने पे सुहागे वाली स्थिति होगी। अब देखिए, देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी में अचानक से चेंज लाएंगे। आपकी पर्सनैलिटी एक बहुत अच्छी धार्मिक, सामाजिक, सोशल व्यक्ति के रूप में होगी। अब बात करते हैं हम देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों की। अब गुरु की दृष्टि होती है 5वीं, 7वीं और 9वीं। अब देखिए, गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, जहां गुरु देखते हैं उन भावों पे शुभता ला देते हैं। अब जब 5वीं दृष्टि आपके पंचम हाउस पे पड़ेगी तो संतान से आपको, संतान पक्ष, आपकी पढ़ाई लिखाई में, आपके लव रिलेशन में आपको फ़ायदा होगा। अब जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो शनि की 7वीं दृष्टि से जो आपको नुकसान हो रहा था पंचम हाउस के कारक तत्वों में, उसमें कहीं ना कहीं गुरुदेव की दृष्टि 22 अप्रैल के बाद लाकर आपको शुभता प्रदान करेगी। उसमें जो आपको नेगेटिविटी मिल रही थी उसमें कहीं ना कहीं ये आपके बैलेंस का काम करेंगे। और खासकर अक्टूबर के बाद जब राहु का गोचर आपके 12th हाउस में चला जाएगा, 5वीं दृष्टि यहाँ पे राहु की बंद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तब आपके लिए स्थितियाँ और अधिक आशीर्वाद वाली बन जाएंगी और पॉजिटिव हो जाएगी। इसके अलावा जब गुरु की 7वीं दृष्टि आपके लगन पे, आपके सप्तम हाउस पे पड़ेगी तो क्या होगा। आप देखिए, मेष राशि के जातक पिछले कुछ समय से अपने वैवाहिक जीवन में काफ़ी परेशान थे
उनके पार्टनर के साथ कुछ तल्खी चल रही होगी। यदि ग्रह गोचरीय स्थिति काफ़ी 7th हाउस की जन्म पत्रिका में स्थिति अगर पहले से ही कुछ खराब होगी तो पिछले समय में थाना, तहसील, कोर्ट कचहरी की स्थितियां अवश्य मेष राशि के जातकों के लिए बनी होंगी। और या आपके पार्टनर, व्यापारिक पार्टनर से भी आपकी कहीं ना कहीं अनबन तलखी रही होगी। लेकिन जैसे ही गुरु की दृष्टि 22 अप्रैल के बाद पड़ेगी तो इस सभी जो विषय हैं 7th हाउस के, आपके जीवन साथी या व्यापारिक पार्टनर, उसमें आपको शुभता मिलेगी। अब उनसे आपकी बनने लगेगी। जो भी मन मुटाव कलेश से वो कहीं ना कहीं समझौते द्वारा सुलझते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा यदि आपको अपनी नौकरी में कुछ बॉस से समस्या थी, कुछ आपके जो साथी हैं, कलीग्स हैं, उनसे आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही थी तो वो भी कहीं ना कहीं दूर होगी। अब जब गुरु की नवी दृष्टि आपके 9th हाउस पे पड़ेगी तो क्या होगा? आपको अपने पिता का साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा। इसके अलावा आप अचानक से धर्म के प्रति आपका रुझान पड़ेगा, क्योंकि 9th हाउस से हम धर्म को भी देखते हैं। आप एकदम से आध्यात्मिक भगवान को मानने वाले हो जाएंगे। इसके अलावा आपके भाग्य भाव भी है तो आपका भाग्य में भी वृद्धि होगी। बहुत कुछ आपको भाग्य के सहारे मिलने लगेगा। तो देखिए, गुरु ग्रह का ये गोचर आपके लिए साल 2023 में काफ़ी शुभताएं लेके आने वाला है। अब यदि हम उपाय की बात करें तो एक बार आप अपनी जन्म कुंडली को अवश्य देख लें। अगर उसमें गुरु की स्थिति ठीक है, गुरु अच्छे भावों में बैठा है, तो आप पुखराज रत्न का धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम तीसरा मुख्य परिवर्तन, जो कि अक्टूबर के अंत में राहु और केतु का चेंज होने वाला है। राहु 31 अक्टूबर 2023 को आपके लगन से निकलकर 12th हाउस में और केतु आपके 7th हाउस से निकलकर आपके 6th हाउस में गोचर करेगा। अब देखिए, राहु केतु हमेशा वक्री चलते हैं और एक दूसरे के हमेशा आमने सामने रहते हैं। अब देखिए, राहु देव ने क्या कर रखा था आपका लगन में रह के, आपकी सेहत में समस्या दे रहे थे, आपकी पर्सनैलिटी को कुछ दबाया हुआ था। इसके अलावा 5th हाउस से संबंधित, 7th हाउस से संबंधित, क्योंकि राहु की भी 3 दृष्टियाँ होती हैं दोस्तों, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो ये तीनों 5th हाउस, 7th हाउस और 9th हाउस से संबंधित आपको अशुभ फल दे रहे थे। तो अब जैसे ही राहु का गोचर होगा आपके 12th हाउस में, तो ये तीनों हाउस पे आपकी जो नेगेटिविटी मिलती थी वो कम हो जाएगी। और देखिए, समझिए, राहु देव इन तीनों भावों पे दृष्टि देना बंद कर देंगे और गुरु की दृष्टि इन तीनों भावों पे पड़ेगी। तो क्या होगा? आपके लिए अति सुंदर राजयोग का निर्माण होगा। लेकिन राहु जब 12th हाउस में जाएंगे तो वहाँ पर वो क्या करेंगे? वो आपके खर्चों को बढ़ाएंगे। और यदि आप कहीं विदेश में सेट होने की सोच रहे थे तो एन टाइम पे राहु देव कोई ना कोई ऐसा व्यवधान डालेंगे, कागजों में कोई ना कोई ऐसी कमी हो जाएगी कि आपका विदेश में सेट होने का जो मन था, जो कार्यक्रम था, वो खटाई में पड़ जाएगा। इसके अलावा यदि आप विदेशों से जुड़ के कहीं काम करते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का, तो उसमें आपको समस्याएं मिलेगी। तो राहु देव यहाँ पे बैठकर 12th हाउस से संबंधित सारे कारक तत्वों में आपको मतलब नेगेटिव इफेक्ट प्रदान करेंगे। इसके अलावा राहु की जब 5वीं दृष्टि आपके 4th हाउस में पड़ेगी तो क्या होगा? माता की तबीयत खराब हो सकती है, माता के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, कुछ तल्खी आ सकती है। इसके अलावा यदि कोई प्रॉपर्टी, मकान, वाहन, कोई ज़मीन आप खरीदने वाले थे तो उसमें रुकावट आएगी। अगर खरीद भी ली तो हो सकता है कि आप कोई विवादित प्रॉपर्टी खरीद लें, आपको बाद में मालूम पड़े और आपका पैसा फंस जाए। तो इस प्रकार के कुछ ना कुछ ये समस्याओं से आपको रूबरू करवाएंगे, अतः सावधानी रखें। इसके अलावा जब राहु की 7वीं दृष्टि आपके 6th हाउस पे पड़ेगी तो शत्रुओं में बढ़ाएंगे, शत्रु वृद्धि हो जाएगी, लोग आपकी पीठ पीछे बैक पुलिंग करेंगे। इसके अलावा ऐसे समय में यदि कोई कर्जा ले लिया तो उसको चुकाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और जब 9वीं दृष्टि आपके 8th भाव पे पड़ेगी तो ये आपके ससुराल में लड़ाई झगड़ा करवा देंगे, कोई आपके ऊपर मानहानि करवा देंगे। अगर आपने इस समय पे कोई गलत कार्य किया तो उसमें आपको राहु देव अवश्य फंसा देंगे। बिना इससे बहुत सावधानी रखें। 31 अक्टूबर के बाद कोई भी फालतू के पंगेबाजी में ना फंसे, काफ़ी सोच समझ के कार्य करें। किसी ने आपको पैसा उधार दे दिया आपने किसी को, तो वो लेके भाग जाएगा, आपको लंबे समय तक वो पैसा मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आवश्यक है कि आप इस विषय पे सावधान रहें, सावधानी रखें।
मेरा मोटिव ही यही है कि मैं आपको पहले बता दूं, जिससे कि आप उन बिंदुओं पर सावधानी बरतें। अब देखिए, उपाय के तौर पे आपको क्या करना है। उपाय के तौर पे आपको राहु देव के बीज मंत्र की नियमित रूप से 2 माला जाप करनी है। अब राहु देव का बीज मंत्र है ओम राम राहुवे नमः। एक बार और, ओम राम राहुवे नमः। इस मंत्र का आपको डेली 2 माला जाप करनी है। 2 माला का मतलब आप समझते हैं, एक माला में 108 दाने होते हैं। इसे एक बार 108 दानों पर, फिर दोबारा। यदि आप डेली नहीं कर सकते तो आप वीक में एक दिन बना लें कि मान लीजिए संडे को आप फ्री हैं तो संडे को आप 14-15 माला कर दीजिए। तो इस प्रकार से नियमित जाप करने से आपको राहु देव में जो आपको नेगेटिविटी जो आपको मिलने वाली है उसमें कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। लेकिन सावधान अवश्य रहें, सावधानी अवश्य रखें। इसके अलावा हम बात करते हैं केतु की। तो केतु का गोचर 6th हाउस में आपके लिए शुभ रहने वाला है। जो आपको वैवाहिक जीवन में समस्या हो रही थी, पार्टनर के साथ संबंध में समस्या हो रही थी, व्यापारिक पार्टनर के साथ, उसमें कहीं ना कहीं आपको अब निजात मिलेगी। कुछ शुभ परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। अब केतु के लिए क्या उपाय करना है। केतु के लिए आप प्रतिदिन कुत्ते को दूध पिलाएं। अब फ्रेंड्स, मेष राशि के जातकों के जो भी मैंने पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ सावधानी रखनी है उसके बारे में मैंने आपको विस्तार से बता दिया है, उपाय भी बता दिए हैं। साथ ही साथ लगातार मैं बाद में छोटे जो गोचर हैं उनके भी बारे में आपको लगातार बताती रहूँगी। आप मुझसे जुड़े रहिए। इसी के साथ आज के लिए नमस्कार।